सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सोचिए जरा कि आपकी तनख्वाह नहीं घटी, आपकी नौकरी भी सुरक्षित है, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी हफ्ते में आपका बटुआ खाली होने लगता है। दूध महंगा लगता है, दाल महंगी लगती है, सब्जियां पहले जैसी नहीं खरीद पाते और बचत हर महीने थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो शायद समस्या आपकी कमाई नहीं बल्कि महंगाई है। और अब सवाल यह है कि क्या ये महंगाई एक बार फिर बढ़ने वाली है? अभिवादन कबूल कीजिए लियाकत अली का और आप देख रहे हैं द बॉटम लाइन। पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था कि महंगाई धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है, लेकिन अब अर्थशास्त्रियों के अनुमान ने एक नई चिंता पैदा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स के अनुसार जुलाई 2026 की खुदरा महंगाई लगभग 4.3% रह सकती है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो यह पहली बार होगा जब कई महीनों बाद महंगाई फिर से भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य से ऊपर जाएगी। अब बहुत से लोग कहेंगे सिर्फ 4%, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? महंगाई का मतलब सिर्फ चीजों का महंगा होना नहीं होता। महंगाई का मतलब है कि आपके पैसे की कीमत कम हो रही है। अगर आज 100 रुपए में जो सामान मिलता है, अगले साल उसी सामान के लिए 104 या 105 रुपए देने पड़े तो आपकी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है और आपकी आय उसी गति से नहीं बढ़ रही, तो आपका जीवन स्तर धीरे धीरे नीचे आने लगता है। यही कारण है कि अर्थशास्त्री महंगाई को केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि आम आदमी की आर्थिक सेहत का आईना मानते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर महंगाई फिर बढ़ क्यों रही है? क्या सरकार ने कोई नया टैक्स लगा दिया है? क्या कंपनियां मनमाने दाम बढ़ा रही हैं? या फिर इसके पीछे कुछ और वजह हैं? सच्चाई यह है कि इसके पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। पहला कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें। भारत में महंगाई का सबसे बड़ा असर रसोई पर पड़ता है, क्योंकि एक सामान्य परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा खाने पीने की चीजों पर खर्च करता है। अगर सब्जियां महंगी होती हैं, अगर दाल के दाम बढ़ते हैं, अगर खाद्य तेल महंगा होता है तो उसका असर सीधे हर घर पर पहुंचता है। दूसरा कारण है ईंधन। बहुत लोग सोचते हैं कि पेट्रोल और डीजल सिर्फ वाहन चलाने वालों की समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ट्रक खेत से सब्जी लेकर मंडी जाता है, दूसरा ट्रक मंडी से शहर तक सामान लाता है। दूध, दवा, फल, सीमेंट, कपड़े, लगभग हर चीज सड़क के रास्ते आपके शहर तक पहुंचती है। यानी अगर डीजल महंगा होता है तो उसका असर धीरे धीरे लगभग हर वस्तु की कीमत पर पड़ सकता है। तीसरा कारण है दुनिया की बदलती परिस्थितियां। आज भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, अगर समुद्री व्यापार प्रभावित होता है तो उसका असर भारत तक पहुंच सकता है। यानी कई बार आपके शहर की किराना दुकान की कीमतें हजारों किलोमीटर दूर हुई किसी घटना से प्रभावित होती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल और है, अगर सरकार और आरबीआई को पहले से अंदाजा है कि महंगाई बढ़ सकती है तो वो इसे रोक क्यों नहीं लेते? यही वो सवाल है जो हर टैक्स देने वाला नागरिक पूछता है। इसका जवाब थोड़ा जटिल है। सरकार महंगाई को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन उसके असर को कम करने की कोशिश जरूर कर सकती है। जैसे जरूरत पड़ने पर आवश्यक वस्तुओं का भंडार बाजार में जारी करना, कुछ वस्तुओं के आयात को आसान बनाना, जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई करना या गरीब परिवारों को खाद्यान्न सहायता देना। दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों के जरिए बाजार में पैसों के प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश भी करता है। लेकिन यहाँ एक छिपा हुआ सच भी है, महंगाई सिर्फ सरकार या आरबीआई की परीक्षा नहीं लेती, ये पूरे आर्थिक तंत्र की परीक्षा लेती है। अगर किसान को उचित दाम नहीं मिलता लेकिन उपभोक्ता महंगा सामान खरीदता है तो सवाल उठता है कि बीच में ऐसा क्या हो रहा है? क्या आपूर्ति व्यवस्था कमजोर है? क्या परिवहन लागत बहुत ज्यादा है? क्या भंडारण की कमी है? या कहीं जमाखोरी और मुनाफाखोरी जैसी समस्याएं भी हैं? इन सवालों के जवाब हर बार एक जैसे नहीं होते, लेकिन इतना तय है कि जब भी व्यवस्था की किसी कड़ी में कमजोरी आती है तो उसका बिल आखिरकार आम आदमी ही चुकाता है। और यही वजह है कि महंगाई केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल,
अगर आने वाले महीनों में महंगाई वास्तव में बढ़ती है तो आपकी जेब पर उसका पहला असर कहां दिखाई देगा? क्या होम लोन की ईएमआई बढ़ सकती है? क्या रोजगार और व्यापार प्रभावित होंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या ये सिर्फ कुछ महीनों की परेशानी है या किसी बड़े आर्थिक बदलाव की शुरुआत? तो सवाल वही है, अगर महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले असर किस पर पड़ेगा? बहुत से लोग सोचते हैं कि महंगाई सिर्फ गरीबों की समस्या है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सबसे बड़ा दबाव अक्सर मध्यम वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि गरीब वर्ग को कई सरकारी योजनाओं से कुछ राहत मिल जाती है और संपन्न वर्ग के पास बढ़ती कीमतों का सामना करने के लिए अधिक संसाधन होते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग वो है जो नियमित टैक्स भी देता है, बच्चों की पढ़ाई भी कराता है, होम लोन भी भरता है और हर महीने अपने खर्चों का संतुलन भी बनाए रखता है। यही वो वर्ग है जिसे महंगाई सबसे ज्यादा महसूस होती है। जरा अपने घर का बजट याद कीजिए। अगर दूध 5 रुपए महंगा हो जाए, रसोई का तेल 20 रुपए महंगा हो जाए, स्कूल बस की फीस बढ़ जाए, बिजली का बिल थोड़ा और बढ़ जाए, तो इनमें से कोई भी खर्च अकेले बहुत बड़ा नहीं लगता। लेकिन ये जब एक साथ बढ़ते हैं तब महीने के अंत में बचत सबसे पहले गायब हो जाती है। यही महंगाई का सबसे खामोश हमला है। ये आपकी जेब पर एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे असर करती है। अब बात करते हैं आरबीआई की। अगर आने वाले महीनों में महंगाई लगातार लक्ष्य से ऊपर बनी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी मौद्रिक नीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्याज दरें निश्चित रूप से बढ़ेंगी, लेकिन ये संभावना जरूर बन सकती है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सख्त रुख अपनाया जाए। अगर भविष्य में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो नए होम लोन महंगे हो सकते हैं, व्यापार के लिए कर्ज लेना कठिन हो सकता है, निवेश की रफ्तार धीमी पड़ सकती है और जब निवेश धीमा पड़ता है तो रोजगार के नए अवसर भी प्रभावित हो सकते हैं। यानी महंगाई केवल बाजार की समस्या नहीं, ये पूरे आर्थिक चक्र को प्रभावित कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बात और समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पर अक्सर ये दावा किया जाता है कि सरकार चाहे तो एक दिन में महंगाई खत्म कर सकती है। ये दावा तथ्यों के अनुरूप नहीं है। सरकार के पास कई नीतिगत विकल्प होते हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें तय नहीं कर सकती, वो मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकती और ना ही वैश्विक तनाव को तुरंत समाप्त कर सकती है। हाँ, सरकार ये जरूर तय कर सकती है कि राहत कितनी तेजी से लोगों तक पहुंचती है। यहीं पर शासन की गुणवत्ता की परीक्षा भी होती है। क्या समय पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की गई? क्या जमाखोरी पर प्रभावी कार्रवाई हुई? क्या किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों में संतुलन बनाया गया? यही वो सवाल है जिनका जवाब हर लोकतंत्र में जनता को मांगना चाहिए। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण छिपा हुआ सच क्या है? शायद ये कि महंगाई केवल कीमतों की नहीं, आय की भी कहानी है। अगर आपकी आय 5% बढ़ती है और आपका खर्च 7%, तो कागज पर आपकी आय बढ़ी है, लेकिन वास्तविक जीवन में आपकी आर्थिक ताकत कम हो गई है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग कहते हैं कमाई पहले से ज्यादा है, लेकिन पैसा बचता पहले से कम है। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के खामोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के खामोल। रूसा बासमती धान मरी जाते, महंगाई डाल खाए जा रहे, जल्दी से याद मुंबई कमाते, महंगाई डाल खाए जा रहे। अब सवाल है आगे क्या होगा? अगर मानसून सामान्य रहता है, अगर खाद्यान्न उत्पादन अच्छा होता है, अगर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं और अगर सरकार और आरबीआई समय पर संतुलित कदम उठाते हैं तो महंगाई पर दबाव कम हो सकता है। यानी अभी तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, लेकिन अगर इन मोर्चों पर लगातार दबाव बना रहा तो आने वाले महीनों में आम परिवारों का बजट और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है कि घबराना नहीं बल्कि समझना है। अफवाहों पर भरोसा नहीं करना बल्कि आधिकारिक आंकड़ों पर भरोसा करना है और अपनी आय और खर्च का संतुलन पहले से अधिक सावधानी से बनाना है। अर्थव्यवस्था की असली ताकत शेयर बाजार की ऊंचाई से नहीं मापी जाती, उसकी असली ताकत तब दिखाई देती है जब एक सामान्य परिवार बिना डर के महीने का राशन खरीद सके, बच्चों की पढ़ाई जारी रख सके, दवाइयां खरीद सके और भविष्य के लिए कुछ बचत भी कर सके।
यही किसी भी स्वस्थ अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान है। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ेगी? क्या सरकार और आरबीआई समय रहते इसे नियंत्रित कर पाएंगे, या फिर आम आदमी को एक और कठिन दौर के लिए तैयार रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और संतुलित लगा हो तो वीडियो को पसंद कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और द बॉटम लाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले तथ्य आधारित विश्लेषण में। जय हिंद।